दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल एज आफ्टर कॉलेज और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स। तो ये बहुत रिकरिंग रिक्वेस्ट थी टू हैव अ वन शॉट वीडियो वेर ये एंटायर सब्जेक्ट कवर करा हो हमने विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। तो हियर इट इज। अगर आप ये पढ़ रहे हैं अपने सीयूईटी एलएलएम एग्जाम के लिए तो साइड बाय साइड नोट्स बनाते जाना, बिकॉज हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर करेंगे, स्टैट्यूट्स कवर करेंगे, ऑल्सो बैकग्राउंड कवर करेंगे। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम वो कवर होने वाला है इस वीडियो में। स्टार्ट से एंड तक देखना और एग्जाम के पहले ऐसे नोट्स फॉर्म करके रखना दैट 2-3 पेजेस में आपके सारे नोट्स हो, ताकि जब एग्जाम हो उससे आप 15 मिनट पहले भी अगर देखते हैं तो ये एंटायर सब्जेक्ट इज कवर्ड। नाउ सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसेट्स जो होते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स के। द फर्स्ट थिंग इज योर ऑक्यूपेशन। तो व्हेनेवर अ पर्सन बाय टेकिंग एन एडवांटेज आउट ऑफ हिज ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन एंड देन ड्राइव्स अ इकोनॉमिक बेनिफिट, वो बन जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। हर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया है, बाबू से सबने डील किया होगा। जनरली क्या होता है, बाबू बोलते हैं आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपकी फाइल पास करवा दूंगा या मैं साइन कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ पर्सन जो एक ऑफिस होल्ड करता है, उस ऑफिस के कारण उसके पास एक ऐसी पावर है जिसको यूज करके वो आपसे पैसे मांग पा रहा है। अगर ये सेम इंसान इस ऑफिस में काम नहीं करता तो क्या आप उसको पैसे देते? नहीं। बट बिकॉज उसके पास वो पोजीशन है तो इसीलिए नाउ यू बिकम बाउंड कि अगर काम करवाना है तो इसको पैसे दे देते हैं। तो हियर ही इज टेकिंग अ बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन। तो ये क्या हो गया, व्हाइट कॉलर क्राइम। बस इतना ही सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी बहुत टेक्निकल नहीं है। तो इसीलिए ऐसे समझना, अगर कोई प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में और नीचे फैक्ट्स दिए गए हैं, तो दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको चेक करनी है और सबसे पहले जो चेक करना है वो हो जाता है कि जो भी क्राइम कमिट हो रहा है, लेट्स से इलीगल एक्ट तो हो रहा है, फैक्ट्स में ये दिया है, हमें ये श्योर है, बट क्या वो एक्ट इंसान कर रहा है बिकॉज ऑफ द पोजिशन दैट ही होल्ड्स? इफ यस तो वो बन जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम। अगर नहीं तो फिर भले ही वो कितना ही इलीगल एक्ट हो, भले कितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा हो, वो व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं होगा। सिंपल एग्जाम्पल हो जाता है थेफ्ट। एक चोर चोरी करता है तब भी घर पैसे लाता है, एक बाबू आपसे ब्राइबरी डिमांड करता है तब भी घर में पैसे लाता है। डिफरेंस क्या है? क्या चोर को आप पैसे इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल है? क्या आप उसको पैसे इसीलिए दे रहे हो क्योंकि वो जो भी उसकी पोजीशन है, आउट ऑफ दैट पोजीशन यू आर बाउंड टू गिव हिम द मनी? नो। बट ऑन द अदर हैंड बाबू को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? क्योंकि उसके पास एक ऐसी पोजीशन है जिसके कारण ही कैन ड्रॉ अ बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स। तो सिंपल है ये बहुत। अब थोड़ा सा इसके एमसीक्यूज देख लेंगे। तो मेन मोटिव क्या होता है व्हाइट कॉलर क्राइम्स का? इकोनॉमिक बेनिफिट। ये याद रखना, सोशल नहीं, पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक बेनिफिट is very relevant for your white collar crimes. Hence, they are non-violent in nature. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि चाकू छुरी चल जाती है, नहीं। यहाँ पे सिंपल से दो शब्दों में आपसे बोल दिया जाता है कि अगर आप पैसे दोगे तो आपका काम होगा, वरना मैं ये काम नहीं करूंगा। तो एक्टिंग वेरी स्मार्टली, ऑल ऑफ दीज क्राइम्स आर कमिटेड विदाउट यूजिंग वायलेंट मीन्स। ना इसकी हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली राइट दिस डाउन कि एडविन शटरलैंड जो था उसने 1939 में ये कॉन्सेप्ट दिया था व्हाइट कॉलर क्राइम का, और दिस बिकम्स द फर्स्ट पर्सन जिसने ये कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। तो एमसीक्यू में अगर पूछते हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिफाइंड दिस कॉन्सेप्ट, या किसने ये टर्म दिया था, या कौन से साल में दिया था, देन 1939 एडविन शटरलैंड becomes important for you. A crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation. तो इसने क्या बोला, व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है? कोई ऐसा क्राइम जो कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया गया हो बाय एनी पर्सन जो कि कोई रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करता है। मतलब आप कोई ऐसा ऑफिस होल्ड करते हो जिसके कारण आप वो बेनिफिट ड्रॉ कर पा रहे हो, देन इट बिकम्स अ व्हाइट कॉलर क्राइम। समझ गए? अब ये हो गया इंटरनेशनल बैकग्राउंड। अब इंडियन बैकग्राउंड क्या है व्हाइट कॉलर क्राइम का? इंडिया में सबसे पहले व्हाइट कॉलर कहाँ से आया क्राइम? तो 29th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो थी, यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड है ना उतना तो बस नोट कर ही लेना, बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू फॉर्म्स। 29th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो थी उसने रेफर किया 1964 में एक कमिटी बनी थी इंडिया में, संतनाम कमिटी, उसको
अब ये कमिटी ने क्या बोला था? तो दिस कमिटी सेड कि आईपीसी में कोई भी ऐसी स्पेसिफिक पार्ट नहीं है जो कि डील करता हो ऐसे क्राइम से जहां पर इकोनॉमिक या अनजस्ट एनरिचमेंट हो रहा हो, तो ऐसा कोई सेक्शन इंसर्ट होना चाहिए। नाउ व्हाट द लॉ कमीशन डिड इस कमेटी को रेफर किया, इस कमेटी की रिपोर्ट को रेफर किया और बोला कि इंडिया में ऐसे लॉज होना चाहिए जो कि डील करते हो स्पेसिफिकली टू द इकोनॉमिक क्राइम्स विच आर कमिटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। लेट्स रीड दिस और साथ में समझते जाएंगे। तो the penal code does not deal with any satisfactory manner with the act which may be described as social offenses having regard to special circumstances। तो यहाँ पे जो दो सर्कल किए हैं मैंने वर्ड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। सोशल ऑफेंसेस है, ऑब्वियसली ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी है, ऑब्वियसली अगेंस्ट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ये ऑफेंस है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है? अगेन, एक जो चोर है जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो भी पैसे ले जा रहा है घर पर, और एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी घर पर पैसे ले जा रहा है। तो डिफरेंस क्या है? सर्कमस्टांसेस का। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सर्कमस्टांसेस क्यों बन रहे हैं, क्यों उसको ये बेनिफिट मिल रहा है? बिकॉज ऑफ हिज ऑफिस। सो दिस इज अ स्पेशल सर्कमस्टांस। उस स्पेशल सर्कमस्टांस का बेनिफिट लेकर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में आईपीसी में बात नहीं की गई है। आईपीसी में थेफ्ट दिया है, बट क्या ये दिया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ब्राइबरी ले रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? नाउ वी हैव डेफिनेटली एक दूसरा स्टैट्यूट है हमारे पास, बट बैक देन व्हेन दिस रिपोर्ट केम आउट तब ऐसे कोई प्रोविजन आईपीसी में नहीं था, ऐसा कोई स्टैट्यूट भी नहीं था। तो दिस रिपोर्ट बेसिकली सेड कि हमारे आईपीसी में स्पेसिफिक पार्ट होना चाहिए जहां पे डील करा जाए स्पेशल सर्कमस्टांस और उनसे रिलेटेड ऑफेंस के साथ, इन विच दे आर कमिटेड and which have now become a dominant feature of certain powerful sections of modern society। तो आजकल ब्राइब मांगना कितना कॉमन है? आजकल टैक्स इवेजन कितना कॉमन है? हर तीसरा चौथा इंसान टैक्स इवेड कर रहा है, और हर गवर्नमेंट सर्वेंट is somewhere involved in this process of unjust enrichment. If not everyone, majority of government servants are involved in the process of unjust enrichment। तो यहाँ पर बहुत कॉमन फीचर हो गया मॉडर्न सोसाइटी का कि ऐसे क्राइम्स कमिट हो रहे हैं। तो दिस बिकम्स वेरी एसेंशियल नाउ दैट वी हैव अ पार्ट इन द आईपीसी वेरिन वी डील विद सच काइंड ऑफ क्राइम्स। स्पेशल एक सेक्शन दिया जाना चाहिए। ये कौन बोल रहा था? द रिपोर्ट ऑफ संतनाम कमिटी। और इसमें दो इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए कि इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा हो और अनजस्ट एनरिचमेंट हो रहा हो। मतलब कि सर्कमस्टांसेस स्पेशल है और उसके बाद जो मिल रहा है इंसान को इन रिटर्न वो क्या हो रहा है, किस फॉर्म में? इकोनॉमिक टर्म्स में ऐसा बेनिफिट, और अनजस्ट है, ये जस्टिफाइड नहीं है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑलरेडी गवर्नमेंट सैलरी दे रही है और उसके बाद आप वापस से पैसे ले रहे हैं और वो पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, तो वो अनजस्ट इन नेचर है एंड देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड। और यहाँ डील होना चाहिए आईपीसी में। किसने बोला? संतनाम कमिटी ने। तो ये याद रखना कि कौन सी कमिटी की रिपोर्ट थी विच डेल्ट विद वाइट कॉलर क्राइम्स इन इंडिया, और कौन सा लॉ कमीशन था जिसने रेफर किया था इस कमिटी की रिपोर्ट को। ठीक है, अब ये सारा तो गया व्हाइट कॉलर क्राइम का बैकग्राउंड। अब इंडिया में कौन कौन से स्टैट्यूट्स हैं और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से स्टैट्यूट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे एक बार लिस्ट कर दिया है। अब इनके इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है वो भी हम आगे डील करेंगे, बट एक स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जल्दी से बाद में देखना हो एग्जाम से पहले। तो दीज स्टैट्यूट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स दैट नीड टू बी कवर्ड व्हाइल डीलिंग विद व्हाइट कॉलर क्राइम्स। पहला तो हो जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फिर हो जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट, आईपीसी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। तो ये बन जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स इन इंडिया दैट डील विद व्हाइट कॉलर क्राइम। आप सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये स्टैट्यूट 7-8 तो हैं, तो इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिकॉज दिस इज अ माइनर लॉ, तो बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जितने सेक्शंस, जितने प्रोविजंस यहाँ पर इस वीडियो में कवर्ड हैं दैट आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाइट कॉलर क्राइम्स
ऑल्सो गो टू द एग्जाम एंड गेट गुड मार्क्स। तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ मत जाना इन सब्जेक्ट्स में, जितना बता रही हूँ बस उतना करके चले जाना। तो 90 to 95% ऑफ योर मार्क्स कैन इजीली बी सिक्योर्ड फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले आ जाता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये बताया गया है सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कि क्या होता है। तो एनी इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड मनी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ कि लेट्स से आपने टैक्स इवेट किया, आपकी सैलरी कुछ और ही है, कहीं और से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी आपका है, और आपने वो अपने टैक्स में नहीं बताया, एंड यू पेड मच लोअर इनकम टैक्स देन यू शुड। तो जो बचे हुए पैसे हैं अगर बाद में पता चलता है तो आप बोलते हो ये तो मैंने एनजीओ में लगा दिए थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, वो मनी आपने कमाई है ऑल्दो इन अ डिफरेंट फॉर्म, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाउएवर नाउ यू ट्राइंग कि आपने एनजीओ खोल दिया, उस एनजीओ में ये पैसे डाल दिए और फिर आप बन जाते हो अनोनिमस इन नेचर। तो दिस वे यू ट्राइंग टू कन्वर्ट द ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। तो कोई ऐसे प्रोसीड से आई है पैसे जो कि एक क्राइम है, और उसको क्राइम कैसे ना, बिकॉज आपने टैक्स इवेट किया तो आपके पैसे बचे, तो दिस इज अ क्राइम। जो पैसे बचे हुए उनको आप किसी तीसरे फॉर्म में लगा रहे हो एनजीओ में, टू शो दैट यू नो दिस इज नॉट अनअकाउंटेड मनी एंड दिस इज अकाउंटेबल। तो आप ब्लैक मनी को एसेंशियली कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पर व्हाइट मनी में, दिस बिकम्स मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, समझ आ गया। now दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स एक्ट का भी, जहां पर आप शायद ड्रग्स सेल करके पैसे कमा रहे हो। अब वो पैसे तो आपके पास है, ये आपको सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाना पड़ेगा। तो आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि मैंने ड्रग्स सेल किए थे और ये पैसे जो है मैंने वहां से कमाए। तो व्हाट यू विल ट्राई टू डू इज कि आप एक रैंडम बिजनेस खोल दो जो एग्जिस्ट भी नहीं करता हो। शायद कोई रैंडम बेकरी का नाम ले लो और बोलो कि मेरी ये बेकरी है और मुझे ये पैसे वहां से मिले, ऑल्दो इन रियलिटी वैसी कोई बेकरी एग्जिस्ट करती भी नहीं है। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक जो ब्लैक सोर्स ऑफ योर मनी है उसको आप व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, विच एसेंशियली इज ए प्रोसीड ऑफ अ क्राइम। वो आपने इलीगली अटेन की है और उसको अब आप व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, देन दिस बिकम्स एन ऑफेंस अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ ईयर 2002। समझे, अनटेंटेड मनी को याद रखना। यहाँ पर कोई वाइट मनी है और उसको आप कहीं यूज कर रहे हो तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगा। हाउएवर कोई ऐसी मनी जो कि आपने क्राइम के थ्रू, नाउ क्राइम का मतलब थेफ्ट रॉबरी ही नहीं होता, क्राइम का मतलब एनीथिंग वेयर आपने इलीगल तरीके से कोई पैसे को अटेन किया है, वो हो जाता है क्राइम ऑफ अटेनिंग मनी थ्रू इलीगल सोर्सेज। उसको आप उस अनटेंटेड प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करो कि एक्चुअली इसमें कोई, इस पैसे में कोई भी डाउटफुल चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा दाग धब्बा आप इस पर नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट क्वेश्चन दिस काइंड ऑफ मनी, दिस सोर्स ऑफ मनी, ऐसा दिखाने की कोशिश करना इज द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और यहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। ऑलराइट, एग्जाम्पल भी है, सेम एग्जाम्पल है नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट का। तो एनी सच थिंग अमाउंट्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब सेक्शन 5 जो है उसमें क्या बोला है, एनी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मे बी अटैच्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे याद रखना कि अगर किसी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है व्हाइल कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लेट्स से जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया बेकरी वाला, तो आपने एक बिल्डिंग भी ले ली, आपने वहां पर जो बेकरी का बोर्ड है वो भी लगा दिया, आपने अच्छे से फर्नीचर भी डलवा दिया, बट इन रियलिटी वहां पे कुछ ऑपरेट नहीं करता है, ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं। तो सच प्रॉपर्टी जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, जिसका यूज होकर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसको भी अटैच किया जा सकता है। और ये कहाँ पर बोला है, सेक्शन 5 में। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इस एक्ट का, एक्चुअली तीसरा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 3, जहाँ पे बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस क्या होगा। सेक्शन 5 जहाँ पे बोला है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि यूज की गई है फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग उसको अटैच कर सकते हैं, वो पावर दी गई है सेक्शन 5 में। सेक्शन 4 में पनिशमेंट दी गई है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग जो कि है रिग्रेस इन नेचर। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सिंपल पनिशमेंट होती है या रिग्रेस होती है। तो रिमेंबर द पनिशमेंट दैट इज बीन गिवन in the prevention of money laundering act is regress, alright। और imprisonment कितनी, 3 साल, और ये एक्सटेंड हो सकती है
7 years. All right. So remember, the punishment that has been given in the Statute of Prevention of Money Laundering is 3 to 7 years, और ये रिग्रेस होगी if connected with the offenses pertaining to narcotic drugs. क्योंकि ये और सीरियस इन नेचर होते हैं, तो यहाँ पर पनिशमेंट थोड़ी और बढ़ जाती है, और मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी जा सकती है वो जाती है 10 years. क्विकली यहीं पे रिविजन कर लेंगे इस एक्ट का. तो सबसे पहले सेक्शन 3 बात करता है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, बात करता है पनिशमेंट क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग की. तो क्या होती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, 3 से 7 साल तक का होगा अगर नार्कोटिक सब्सटेंसेस का ऑफेंस है. इन दैट केस द ऑफेंस विल गिव अ पनिशमेंट ऑफ 10 years. और सेक्शन 5 बोलता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने यूज की है फॉर कमिटिंग दिस ऑफेंस, उस प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है. तो ये खत्म हो जाता है हमारा स्टैट्यूट. नाउ नेक्स्ट स्टैट्यूट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाइट कॉलर क्राइम्स इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 3, 7 एंड 13. ठीक है. तो सबसे पहले सेक्शन 3 में बताया करप्शन करोगे तो जनरली कितनी पनिशमेंट होगी. तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, और एक्सटेंड की जा सकती है 5 साल तक. फाइन तो आपको देना ही होगा. तो यहाँ पे क्या याद करना है, सेक्शन 3 विच टॉक्स जनरली कि अगर करप्शन करते हो तो 6 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, 6 साल नहीं सॉरी 6 महीने से लेकर 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, और साथ में फाइन. सेक्शन 7 जो है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है. यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई इंसान, दिस पनिशमेंट इज फॉर समबडी हु इज टेकिंग ब्राइब, कोई पैसे ले रहा है, ये उसके लिए पनिशमेंट है. आप कोई पैसे अगर दे रहा है तो गलत तो वो भी कर रहा है. तो यहाँ पर जो इंसान पैसे दे रहा है, जो ऑफर कर रहा है ब्राइब, उसकी भी पनिशमेंट फिक्स की गई है अंडर सेक्शन 7. क्या बोला है, ग्रेटिफिकेशन, कोई भी ऐसी चीज देना किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, किसी ऑफिस होल्डर को, विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ पब्लिक सर्वेंट. क्यों उसको पैसे दे रहे हो, क्यों उसको प्रॉपर्टी दे रहे हो, क्यों उसको कार दे रहे हो आप, फॉर फॉर ड्राइविंग एंड इन्फ्लुएंस, कोई अपने फेवर में कोई काम करवाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो. आपको कोई और काम है, यू वांट द पब्लिक सर्वेंट कि वो आपके फेवर में एक्ट करे एसेंशियली, तो उसके लिए आप किसी भी फॉर्म में उसे कुछ दे रहे हो. तो ऐसे सच एक्ट आर पनिशेबल विथ 3 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. फाइन तो देना ही पड़ेगा, बट 3 से 7 साल तक की जेल भी होगी. तो हियर एक चीज जो याद रखनी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, वो ये है कि इसमें जो पनिशमेंट दी गई है ना, उसमें इम्प्रिजनमेंट तो है ही, साथ में और नहीं है, फाइन इज एंड फाइन. सो इट इज नॉट ऑप्शनल. फाइन तो आपको देना ही है, साथ में इम्प्रिजनमेंट भी होगा. और सेक्शन 7 जो है वो डील करता है जो ब्राइब दे रहा है उसके लिए, और सेक्शन 3 जो है it deals with punishment for somebody who's taking bribe. Now, एक और important section या important provision है जो कि bribery act में is use of personal influence with a public servant results in imprisonment of between 6 months and 5 years plus a fine. तो मेरे चाचा विधायक है, कितने लोगों ने ये किया है, बहुत लोगों ने किया है, और यूपी में तो शायद और भी ज्यादा लोगों ने किया होगा. हर दूसरे इंसान के चाचा विधायक है. तो यूजिंग सच काइंड ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस, और उससे आप अपना कोई काम करवाना चाह रहे हैं पब्लिक सर्वेंट से, दिस इज ऑल्सो करप्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. तो इसीलिए यहाँ पर जो पनिशमेंट है, अगर आप इस तरीके के पर्सनल कॉन्टैक्ट यूज करके कोई काम करवा रहे हैं किसी पब्लिक सर्वेंट से, वहां पर पनिशमेंट कितनी है, 6 months से लेकर 5 years तक. फाइन तो ऑब्वियसली है ही, बट 6 to 5 years, 6 months से 5 साल. तो ये सारी चीज जितना भी मैंने बताया इनको नोट करते जाना. अगर नोट नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, सो दैट यू कैन कम बैक and revise everything before your exam. These are the most important provisions with regards to these laws. और व्हाइट कॉलर क्राइम में इतना बस करके जाओगे तो बहुत सफिशिएंट है, पर इतना ढंग से करना पड़ेगा. फिर आ जाता है सेक्शन 13 जो कि बात करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट. तो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ब्राइब ली है, कुछ ऐसा मिसकंडक्ट किया है जो कि क्रिमिनल इन नेचर है, तो वहां पर पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 13 में, जो कि बोला है 1 year से लेकर 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन. इतना समझ में आया. सबसे इंपॉर्टेंट 4 जो
चीजें इस एक्ट में, उसे नोट कर लेना. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू वांट वी कैन रिवाइज दिस वंस क्विकली. सेक्शन 3 में क्या बोला गया है? कोई अगर ब्राइब ले रहा है तो पनिशमेंट होगी 6 महीने से लेकर 5 साल तक की, साथ में फाइन. सेक्शन 7 में बोला गया है कि अगर आप ब्राइब दे रहे हो किसी को भी, तो इन दैट केस द पनिशमेंट विल बी एनीवेयर बिटवीन 3 years to 7 years. नाउ अगर आप पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो, मैं विधायक हूँ, मेरा चाचा विधायक है, मेरे पापा विधायक हैं, या ऐसा कोई भी कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हो, एंड इन दैट सर्कमस्टांसिस यू गेनिंग सम बेनिफिट, तो उस केस में कितनी पनिशमेंट है? 6 months से लेके 5 years तक. सेक्शन 13 बोलता है अगर क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर रहा है कोई पब्लिक सर्वेंट, इन दैट केस द पनिशमेंट इज 1 साल से लेके 7 साल तक प्लस फाइन. कवर हो गए 2 स्टैट्यूट. अब तीसरा इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट आता है कंपनीज एक्ट 2013. इसमें बात की गई है एसेंशियली व्हाइट कॉलर क्राइम कंपनीज में कैसे हो सकता है. तो बहुत ईजी है. डायरेक्टर्स कितनी बार टैक्स इवेजन करते हैं, कंपनीज कितनी बार टैक्स इवेट करती हैं, और पिछले 6 महीने में कितनी कंपनीज का आपने खुद सुना होगा कि दिस XYZ बड़ी से बड़ी कंपनी ने इतना टैक्स इवेट किया और अब उसको बंद किया जा रहा है, राइट. तो कंपनीज में भी बहुत सारे ऐसे कंडक्ट्स होते हैं, ऐसे एक्ट्स होते हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर व्हाइट कॉलर क्राइम इन जनरल बोला जा सकता है कि हो रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 447, which says any person who's been found guilty of fraud. अगर कंपनी में कोई फ्रॉड कर रहा है, कंपनी के पैसे आपको अलॉट किए गए 2 लाख रुपए, जो कि बजट था किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का, और अब आप उसको यूज कर रहे हो किसी और काम से, तो ये क्या हुआ? फ्रॉड. तो अगर ऐसा कोई एक्ट आप कर रहे हो तो दैट इज द पनिशमेंट ऑफ सच थिंग्स आर गिवन अंडर सेक्शन 447. क्या पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से लेके 10 साल तक प्लस फाइन. और इसमें फाइन कितना होगा? यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया 2 लाख रुपए का, तो जितने अमाउंट का आपने फ्रॉड किया है कम से कम उतना तो आपको फाइन देना ही पड़ेगा. तो अलॉन्ग विद दिस इम्प्रिजनमेंट you are also bound to pay a fine which is equal to or even more than the amount that has been used to commit fraud. समझ आया? इजी है, एक ही सेक्शन है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट देन अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो इसको मिस आउट नहीं कर सकते. नाउ अगर कोई ऐसा फ्रॉड है जहां पर पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाता है टू मिनिमम 3 years. सबसे पहली चीज, ये पूरा सेक्शन 447 ही है. तो अगर कंपनी में फ्रॉड कमिट कर रहे हो तो इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से लेके 10 साल तक की है. बट कहीं भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट था, अगर कंपनियां ने आपको फंड दिए थे कि आपको 1,000 बच्चों को पढ़ाना है, हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं वेयर वी प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू 1,000 चिल्ड्रन, और आपने उसको मिस यूज किया है, तो इन दैट केस यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है. तो यहाँ पर जो ऑफेंस की मिनिमम पनिशमेंट है वो 6 महीने से बढ़ के हो जाएगी 3 साल. ठीक है, तो ये याद रखना. फॉर फ्रॉड्स pertaining to amounts lower than 1 million rupees or less than 1% of the company's turnover, the penalty is imprisonment up to 5 years or fine up to 5 million rupees. तो यहाँ पर एक और चीज जो फिक्स की गई है इस बार कि 1 million रुपीज से कम अमाउंट का फ्रॉड या किसी कंपनी का टर्नओवर जितना है उसके 1% से कम अमाउंट का फ्रॉड अगर किया है तो वहां पर मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है? 5 years. और जो फाइन है वो मैक्सिमम 5 million तक लगाया जा सकता है. तो यहाँ पे मैक्सिमम फिक्स कर दिया है बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन नॉट कीप the two kinds of crime wherein the amount of fraud is way higher and one where छोटे मोटे अमाउंट का फ्रॉड किया गया है, ऑल्दो क्राइम तो है बट फिर भी उसको 10 साल की सजा नहीं मिल सकती है. तो हियर व्हाट इज बीन डन इज कि इनकी मैक्सिमम पनिशमेंट फिक्स कर दी गई है अंडर सेक्शन 447. अब चौथा इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट आता है हमारा IPC 1860. अब आप बोलोगे ये तो रिप्लेस हो रहा है, हाउएवर रिप्लेस भी हो रहा है तब भी जब इनैक्ट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना. ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम दैट यू गिविंग दिस ईयर, दोनों स्टैट्यूट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं IPC एंड द न्यू वर्जन. क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है.
क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पिछले स्टैट्यूट में क्या पनिशमेंट थी, अब क्या पनिशमेंट है, क्या चेंजेस आ गए एक पर्टिकुलर प्रोविजन में। तो इसीलिए इट बिकम्स एसेंशियल कि आप पुराना स्टैट्यूट भी पढ़ें और आप जो नए आ रहे हैं स्टैट्यूट्स उनको भी स्टडी करें। नाउ हियर आईपीसी में सेक्शन 406, सेक्शन 420, दो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम से रिलेट करते हैं इन आईपीसी। फोर सेक्शन, सेक्शन 406 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसका मतलब वापस वही हो जाता है कि इफ यू ट्रस्टेड समबडी, कोई ऐसा रिलेशन है आपका, मे बी वो मास्टर सर्वेंट हो सकता है, प्रिंसिपल एजेंट हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो सकता है, एनी सच रिलेशन वेयर देयर इज अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट को ब्रीच करके आप मिसअप्रोप्रिएट करते हैं कोई भी मनी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, तो वहां पे क्या ऑफेंस कमिट हो रहा है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो मिसअप्रोप्रिएशन या डिसऑनेस्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी by an individual entrusted with such property amounts to criminal breach of trust। कोई भी प्रॉपर्टी आपको दी गई थी, अब प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि यू परस्यू दैट टर्म ओनली इन द लाइट ऑफ लैंड, शॉप्स, हाउस, सिर्फ प्रॉपर्टी वही नहीं, प्रॉपर्टी कार भी हो सकती है, प्रॉपर्टी पैसे भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी इन एनी फॉर्म में बी एनी फर्नीचर एक्सेट्रा, तो कुछ भी हो सकती है प्रॉपर्टी जो कि आपको ट्रस्ट करके दी गई थी और वो आप मिस अप्रोप्रिएट करते हैं। तो नाउ हियर कैसे ये व्हाइट कॉलर क्राइम बन जाता है? वो प्रॉपर्टी आपने क्यों दी? आप ड्राइवर को कार क्यों दोगे? क्योंकि वो आपका ड्राइवर है। क्या किसी रोड चलते इंसान को आप अपनी कार दे दोगे और उसे काम करवाओगे? नहीं। तो बिकॉज ही होल्ड्स अ पोजीशन, क्योंकि उसका एक ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन के पास के कारण आपने उसे एक प्रॉपर्टी डिलीवर की। नाउ ही इज मिसयूजिंग दैट, नाउ ही इज ड्राइविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट। वो खुद के अपने ट्रिप्स पे जा रहा है, अपने घर वालों को बाहर घुमाने ले जा रहा है, ऑल्दो दैट कार हैज बीन गिवन टू हिम फॉर योर वर्क ओनली, बट वो पर्सनल यूज कर रहा है। तो नाउ ही इज ड्राइविंग बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन। तो ये बन जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम। और यहाँ पर इसकी पनिशमेंट दी है सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी में। कितनी पनिशमेंट है? 3 साल एंड अ फाइन अप टू, एंड अ फाइन, यहाँ पे कोई फाइन की लिमिट फिक्स नहीं है, बट अ फाइन along with imprisonment up to 3 years। Now next, यहाँ पे चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर ये पब्लिक सर्वेंट है, कोई बैंकर है, कोई मर्चेंट है, कोई एजेंट है, अगर ये 4 फॉर्म्स में है कोई, तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो 10 साल तक की भी दी जा सकती है। पब्लिक सर्वेंट का केस बिकम्स वेरी एसेंशियल एंड ऑल्सो बैंकर्स का केस। वाई? क्यों ये कैटेगरी अलग की गई है? क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट क्या एक बैंकर के ऊपर बहुत ट्रस्ट होता है। जब आप पैसे लेके जा रहे हो, आपने बैंकर को पैसे पकड़ाए, ये मेरे अकाउंट में डाल देना, बट उसने आपके अकाउंट में ना डालकर वो पैसे खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। नाउ हियर बहुत बड़ा ट्रस्ट होता है एक बैंकर के ऊपर उसके कस्टमर्स का, तभी आप 10-10 लाख रुपए भी उसके हाथ में दे देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ब्रीच करना इतने बड़े ट्रस्ट का अमाउंट टू बिगर पनिशमेंट ऑब्वियसली। तो इसीलिए यहाँ पे अप टू 10 years रखा गया है और यहाँ पर 3 years था। तो जनरल लोग अगर ये क्राइम कमिट करते हैं ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट है। हाउएवर इस स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, बैंकर्स, एजेंट्स एंड मर्चेंट्स अगर कवर करते हैं, कमिट करते हैं कोई ऐसा क्राइम, तो वहां पे पनिशमेंट बढ़ के हो जाती है अप टू 10 years। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज important इज सेक्शन 420 जो कि डील करता है चीटिंग से। तो डिसीट ऑफ an individual by inducing any person to carry out or omit to carry out any act that individual would not have done otherwise। तो आप किसी इंसान को चीट करते हो और चीट करके आप बोलते हो कि ऐसा अगर तुम करोगे, वो स्कीम तो सबने देखी, हेरा फेरी, पैसे डबल वाला, क्या था? चीटिंग था। वहां पे पनिशमेंट थी डेफिनेटली। तो बस वही होता है चीटिंग। एक मूवी के रेफरेंस से समझ लो कि उसने पैसे लिए और फिर बोला ये पैसे डबल हो जाएंगे, बट क्या पैसे डबल हुए? तो यू मेड अ पर्सन डू समथिंग बाय मेकिंग हिम बिलीव इन योर वर्ड्स एंड दिस अमाउंट्स टू द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, imprisonment फॉर a period up to 1 year plus fine। आए दिन बैंकर्स को देखा है, आए दिन जब आप बैंक में जाओगे आपको वो कोई ना कोई स्कीम करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, यहाँ पर आप एफडी करवा लीजिए, कुछ ऐसी स्कीम बेचेंगे जिसके बाद में शायद आपको इंटरेस्ट उतना मिले भी ना। तो ये बहुत बाद में रियलाइज होता है कि एक्चुअली द स्कीम दैट वाज टोल्ड टू यू वाज नॉट एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली द स्कीम इज। जिसमें आपने पैसे डाले वो तो वैसे है ही नहीं जैसा आपको सेल किया जा रहा था। तो यहाँ पर आपके साथ क्या हुआ है?
चीटिंग बाय द यूज ऑफ पोजीशन दैट अ पर्सन होल्ड्स। क्यों आप उस इंसान की बात मान रहे हो, क्यों उस पर भरोसा कर रहे हो? क्योंकि वो बैंक में बैठा हुआ है ऑलरेडी, वहां पे पब्लिक, वहां पर एक एम्प्लॉय है, तो आपको लगेगा कि हाँ इसको नॉलेज होगा इस चीज के बारे में, तो मैं बिलीव करूंगा इस पर। तो बिकॉज ऑफ द पोजीशन दैट दैट पर्सन होल्ड्स, आप उसकी बातों में आ जाते हो, एंड दैट पर्सन इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो हियर चीटिंग बिकम्स अ वाइट कॉलर क्राइम by the virtue of it being committed during the course of employment by taking advantage of the position. Now next important act आता है white collar crime में, Essential Commodities Act 1955। इसको क्यों मैंने रिलेट किया है नेक्स्ट एक्ट से, अलग अलग दोनों साइड्स नहीं है, बिकॉज दोनों रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। तो एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, यहाँ पे डिफाइंड है कि कौन कौन सी कमोडिटीज एसेंशियल है और उनके कितने मिनिमम एंड मैक्सिमम रेट्स रहना चाहिए, उनको कितना स्टोर किया जा सकता है, उनको ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता है। एनी ऑफ दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। और एक एक्ट आया था इसके फॉलोअप में कि प्रिवेंट करें हम उन एसेंशियल कमोडिटीज की होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग थ्रू 1990 1980 एक्ट, विच इज कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, तो दोनों रिलेटेड हैं, इसीलिए एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है ना, वो इंटेल करता है क्या, कि कहीं पर भी फूड स्कैरसिटी नहीं हो, और इंश्योर करता है कि फूड सप्लाई हो कंसिस्टेंट। ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। तो ये एक्ट हम लेके आए हैं विद अ नेम कि हम फूड सप्लाई प्रोवाइड कर सके कंज्यूमर्स को और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके एक्सप्लॉइटेशन से। अब ये तो सारा मैंने पढ़ दिया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन इजियर टर्म्स कि क्या होता है। जो एसेंशियल चीजें होती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गए, दाल हो गई, ये सब खाते हैं, तो दीज बिकम एसेंशियल कमोडिटीज। मीठा तेल हो गया खाना बनाने के लिए, सरसों का तेल हो गया, ऑल ऑफ दिस, कैरोसिन हो गया, बिकॉज गाँव में आज भी बहुत लोग कैरोसिन का यूज करके ही दे यूज इट एज अ कुकिंग फ्यूल। तो इसीलिए ये हो जाता है कि एसेंशियल कमोडिटी। तो गवर्नमेंट ने पहले तो एक लिस्ट दे दी कि ये सारी चीजें एसेंशियल कमोडिटीज। नाउ इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो इंश्योर करे कि ये सारी चीजें हर इंसान तक पहुंच रही हैं। अब एक गरीब इंसान जो है, अगर उसको गेहूं नहीं मिलेगा, या लेट्स से गेहूं का रेट इतना हाई कर दिया गया कि वो गेहूं खरीद ही नहीं सकता है, तो फिर वो खाएगा क्या? तो नाउ हियर इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो इंश्योर करे कि नॉट जस्ट कि हम एक लिस्ट बनाए, बट ऑल्सो इंश्योरिंग कि सप्लाई की जा रही है टू एवरीबडी ऑफ दिस एसेंशियल कमोडिटीज। हर इंसान के बजट में होना चाहिए ये चीजें, और हर इंसान खरीद पा रहा है। तो यू सीन राशन की जो दुकानें होती हैं, वहां पर जितने भी गुड्स मिलते हैं वो सारे होते हैं एसेंशियल कमोडिटीज, और वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। अब ये क्यों दे रही है? क्योंकि एज ऑलरेडी बीन डिस्कस, द मेन एम इज टू प्रोवाइड फूड सप्लाई टू कंज्यूमर्स, कि उनको मिले ये सारी जो भी कमोडिटीज यहाँ फिक्स की गई हैं। ऑल्सो कोई भी एक्सप्लॉइटिव ऐसी ट्रेडिंग नहीं हो रही हो, ऐसा ना हो कि 10 रुपए की चीज 2,000 में बेची जा रही है। तो टू प्रिवेंट ऑल ऑफ दिस एक्ट वाज ब्रॉट इनटू पिक्चर। अब ये वाइट कॉलर क्राइम से कैसे रिलेट करता है? तो राशन की दुकान पे आते हैं, 400 किलो गेहूं दिए जा रहे हैं गरीबों को, 100 किलो, बाकी 300 किलो कहाँ गए? और ये कैसे यूज हो पा रहा है? तो द पर्सन, द ऑफिसर हु सिटिंग इन दीज राशन शॉप्स, वो क्या करता है? 100 किलो तो दे रहा है, 300 किलो वो घर ले जाता है और खुद घर के लिए थोड़ा सा यूज कर लेता है। बचा हुआ वो बेच रहा है 10 रुपए का, जो जनरली लोगों के पास जाना चाहिए। अब वो बेच रहा है वो सेम चीज को 1,000 रुपए पर 100 kg और वट एवर। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो क्यों वो ऐसा कर पा रहा है? क्योंकि वो राशन शॉप में बैठता है, क्योंकि ही इज बीन एम्प्लॉयड एज अ राशन ऑफिसर बाय द गवर्नमेंट। तो टेकिंग एन एडवांटेज आउट ऑफ हिज पोजीशन, आउट ऑफ हिज प्रोफेशन, इज एबल टू कमिट अ क्राइम, और वो ड्राइव कर रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड देयरफॉर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है यहाँ पर रिलेट्स टू व्हाइट कॉलर क्राइम्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, यूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था? यहाँ पे चैलेंज किया गया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो अभी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, क्या है, कैसे मिलता है गरीबों को? राशन शॉप में जाकर, वहां पे सारा अनाज जो भी है, जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज है, उसमें से डिवाइस किया गया है एक ऐसा मैकेनिज्म वेर इन इट हैज बीन डिसाइडेड कि कितना केजी पर इंसान को मिलना चाहिए
somebody who lies below the poverty line. तो कोई ऐसा इंसान जो पावर्टी लाइन के नीचे है, उसके लिए इतने पैसे में इतना अमाउंट उसको दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट फिक्स करती है. बट क्या इन रियलिटी ऐसा होता है? क्या इन रियलिटी आपको लगता है कि हर इंसान को जो कि बिलो पावर्टी लाइन है उसको एक्चुअली उतना अमाउंट दिया जा रहा है जितना गवर्नमेंट ने फिक्स किया है? नहीं. तो दिस वाज चैलेंज इन द केस ऑफ पीओसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे बोला था कि एक अलग मैकेनिज्म हमें डिवाइस करना चाहिए, हमें बनाना चाहिए, जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए ताकि कम से कम फ्रॉड हो इन स्कीम्स में. सो रिमेंबर दिस केस. और फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी फॉर्म करने का बोला था और बोला था दिस कमिटी विल नाउ डिवाइस अ स्कीम ऑफ गिविंग अवे द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, कि हमें ये कमिटी बताएगी कि हमें किस तरीके से ये सारा अनाज जो है वो डिवाइड करना चाहिए. This keeps happening again and again. All right. So now this is in continuation. The main contention of the petitioner was that इतनी large availability है food grains की country में, उसके बाद भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पुअर सेक्शन में वो नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है. तो अभी हमने एग्जैक्टली जो डिस्कस किया कि लोगों को जो मिलना चाहिए, जो डिस्कस्ड अमाउंट है, जो डिसाइडेड अमाउंट है गवर्नमेंट का, वो एक्चुअली उनको मिल ही नहीं रहा है. तो ये चैलेंज हुआ था और इसके कारण क्या हो रहा है? वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स भी हो रहा है. दूसरा चीज जो आप देखोगे ना, तो वो ये है कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े लॉजेस होते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये सारा फूड स्टोर किया जा रहा है, वेयर हाउसेस होते हैं, उनको क्या मिलता है इन रिटर्न? रेंट मिलता है. तो क्या वो चाहेंगे कि सारा गोडाउन खाली हो जाए, सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? तो क्या कर लेते हैं, वो होर्डिंग कर लेते हैं. प्लस इतने लार्ज स्केल में ये फूड स्टॉक होता है यहाँ पर दैट इवन इफ यू टेक आउट 1/10th ऑफ द पोर्शन ऑफ फूड दैट इज स्टोर्ड देयर, ये पता ही नहीं चलेगा. तो ऑल ऑफ दिस इज नॉट बीइंग अकाउंटेड फॉर. तो जो पैसा, जो अनाज, जो कमोडिटीज पुअर कमिटी को जाना चाहिए, जिसके लिए ये सारा एक्ट लाया गया है, उन तक ये सब कुछ पहुंच ही नहीं रहा है. This was challenged in PUCL case and it is very important for you. अब एक और important चीज जो है इस एक्ट में वो ये है कि आप हर किसी चीज पर एक्शन नहीं लिया जा सकता. कॉग्निजेंस ऑफ अ मैटर अंडर सेक्शन 11 ऑफ Essential Commodities Act will only happen after a report by a public servant. तो कोई इंडिविजुअल जाकर चैलेंज नहीं कर सकता इस स्टैट्यूट को, इस एक्ट को. इट कैन ओनली बी डन जब किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई रिपोर्ट फाइल की हो और उस रिपोर्ट पे एक्शन लिया गया हो. इन दैट केस एंड इन दैट केस ओनली कॉग्निजेंस लिया जाएगा ऑफ ऑफेंस अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. ऑलराइट. Now the next statute that is important is the Food Safety Act of 2006. इसमें क्या बोला गया था? हमने कितनी बार देखा है, दूध खरीदते हैं हम सब, कुछ लोग पैकेट्स का प्रेफर करते हैं, सम पीपल प्रेफर कि वो डेयरीज पर जाएं और वहां से दूध खरीदे. बट एसेंशियली कैन यू इंश्योर जो ये डेयरीज पे आप जो दूध लेने जाते हो वो बिल्कुल 100% प्योर क्वालिटी का है, या वो दूध ही है, लेट अलोन बी 100% प्योर, बट क्या वो दूध ही है? डू यू इवन नो कितने न्यूज आर्टिकल्स हमने देखे हैं, कितने आर्टिकल्स हमने पढ़े भी हैं व्हेन वी हैव सीन कि ये तो डिटर्जेंट से बनाया गया दूध है या इसको वाइट पेंट मिला के बनाया गया है. तो एसेंशियली हाउ डू यू स्टोर जो खाना आपको दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ फूड, बेवरेज, ड्रिंक, किसी भी तरीके से वो प्योर भी है, वो आपके हेल्थ के लिए सेफ भी है? नहीं कर सकते ना. तो यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट लाया गया था 2006 में, जो एसेंशियली इसी चीज से डील करता है. यहाँ पर एक अथॉरिटी बनाई, बसाए. ये सबने पढ़ा होगा, हर ऑलमोस्ट हर बड़ी ब्रांड, हर फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसके पीछे ये मार्क लगा होता है. तो क्यों लगा होता है? क्योंकि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो पहले चेक करती है ये सारे गुड्स को कि क्या ये सेफ भी है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. एंड वंस दे हैव इंश्योर्ड दैट दीज आर सेफ फॉर योर कंजम्पशन, ओनली देन दे आर ब्रॉट टू द मार्केट. तो यहाँ पर एसेंशियली ये जो अथॉरिटी ये बनाई गई थी अंडर द 2006 स्टैट्यूट, एंड देयर प्राइमरी ड्यूटी इज ये इंश्योर करे जो भी फूड दिया जा रहा है एंड में मार्केट में इज सेफ फॉर कंजम्पशन. इतना आ गया समझ में? अब इसमें सारी स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू स्टोरेज टू डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट एक्सेट्रा,
सब कुछ कवर किया जाता है अंडर दिस एक्ट। इन सारी स्टेजेस में कहीं पर भी यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर, एंड देयरफॉर द फूड सेफ्टी अथॉरिटी विल मेक श्योर कि आप कुछ भी अडल्ट्रेशन नहीं कर रहे हो। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो पुरानी लॉज थी इंडिया में ऑलरेडी फूड सेफ्टी पर, वो सारी कंपाइल कर दी गई और एक स्टैंडर्ड लॉ लाया गया इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्ट। तो इसके पहले की जो लॉज हैं, अगर एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि क्या फंसा है, मतलब द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो था, उससे पहले कोई स्टैट्यूट था फूड सेफ्टी पर, देन द आंसर इज यस। हाउएवर सारी लॉज को कंपाइल करके ये एक्ट लाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर पुरानी लॉज नहीं है। बट the only thing that you need to know here from the perspective of your exam is that yes, there were other laws that were there in India on food safety. However, अब जो है ये सारी चीजें कंपाइल कर दी गई है। Now, one of the most significant act that relates to white collar crime, और इसमें प्रोविजंस जो हैं वो आपको पढ़ने होंगे अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल आपको दे दिया था कि टैक्स इवेजन बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हर तीसरा चौथा इंसान टैक्स इवेट करने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी टैक्स इवेट कर रहा है। तो ये जब आपको पता है दैट यू टू पे दिस मनी नाउ इन द फॉर्म ऑफ क्राइम, यू आर ड्राइविंग इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड हाउ डज दिस टैक्स कम फ्रॉम योर इनकम। सो वॉट एवर पोजिशन दैट यू होल्ड, जो भी आपका प्रोफेशन है, उससे जो भी आपकी इनकम आ रही है उसको आप इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो या फिर कम दिखा रहे हो दैट यू कैन एक्चुअली gain some economic benefit, hence it becomes a white collar crime। तो दूसरे जो ऑफेंसेस हमने पढ़े अभी व्हाइट कॉलर क्राइम में, उसमें सबसे सिग्निफिकेंट क्या हो जाता है, सबसे इलेजिटिमेट, सबसे इजी और सबसे फ्रीक्वेंट व्हाइट कॉलर क्राइम बन जाता है हमारा इनकम टैक्स इवेजन। सो दिस एक्ट बेसिकली सेज कि अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो अपने रिकॉर्ड, कोई कॉर्पोरेट भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या एलएलपी भी हो सकती है, बेसिकली इन एनी फॉर्म इफ यू आर ट्राइंग टू manipulate your income or pay lesser tax, in that case you are eligible for punishment under this act। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है मैक डेटा लिमिटेड वर्सेस सीआईटी का, जहां पर एक इंसान ने अपनी इनकम टैक्स का जब वो रिटर्न फाइल कर रहा था ना, तो कंसील कर ली खुद की इनकम। तो रिप्लाइंग टू दिस एक नोटिस इशू हुआ था टू दिस पर्सन, जहां पे बोला था कि आप अपना जो भी मनी है सरेंडर कर लो और इस चीज को सेटल कर लो। किसने बोला था ये, जो इंसान टैक्स इवेट कर रहा था, जब पता चल गया इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो उसने बोला कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ, आप मेरे ऊपर कोई केस मत कीजिए, लेट्स एमिकेबली सॉल्व दिस डिस्प्यूट। तो यहाँ पर फर्दर उसने ब्राइब करने की कोशिश करी, तो नॉट जस्ट इनकम टैक्स इवेट किया बट ऑल्सो द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, करप्शन भी कमिट किया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो यहाँ पे दो इसके ऊपर केस लगे थे ऑन दिस इंडिविजुअल। रिमेंबर दिस केस ऑफ मैक डेटा लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट का बहुत मेजर जजमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था, वेट या सो द पेनल्टी दैट वाज गिवन टू दिस पर्सन वाज अंडर सेक्शन 271 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या बोला था, कंसीलमेंट ऑफ इनकम जो आपने किया है वो गलत है, और कंसील करने के बाद आप ब्राइबरी भी दे रहे हो, तो आप यहाँ तो लाइबल हुई, यहाँ पर तो जो आपको पेनल्टी मिलेगी वो मिलेगी, साथ में आपको करप्शन के लिए भी पनिशमेंट मिलेगी। द कोर्ट हेल्ड दैट दिस स्टैट्यूट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी टाइप ऑफ डिफेंस, कोई भी डिफेंस आपको मिल ही नहीं सकता है। तो अगर आपने इनकम टैक्स इवेट किया है ना, तो उसके बाद कोई गुड इंटेंशन, बैड इंटेंशन, ऑल ऑफ दिस डज नॉट मैटर, आपने गुड फेथ में कुछ किया है ये आप नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर कोई डिफेंस नहीं है टू द पर्सन हु ट्राइड टू मैनिपुलेट हिज इनकम, किसी भी तरीके से हुआ, गलती से भी हुआ हो ना, तो भी ये कोई डिफेंस नहीं है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एंड दैट वो वॉलेंट्रीली सरेंडर कर रहा है। अगर अब वो आके बोलता है कि मैंने तो खुद ही सरेंडर कर दिया, मैंने खुद ही अपना टैक्स दे दिया जो मैंने नहीं दिया था, तो ये भी इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस नाउ दैट यू ऑलरेडी डन दैट एक्ट। यहाँ पे आप इलीगली ऑलरेडी कुछ कर चुके हो,
तो अब उसके बाद आके आप ट्राई कर रहे हो दैट वी एमिकेबली सॉल्व द डिस्प्यूट, कि हम कोर्ट में ना जाए, कोर्ट आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस एक्ट में कोई भी डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। फर्दर जो आपने इनकम सरेंडर की है वो इन रियलिटी तो वॉलंटरी है ही नहीं ना, क्योंकि ये तो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर ने डिस्कवर किया कि आपने अपनी इनकम को छुपाया है, उसके बाद आपने आके हमें जो पैसे दिए हैं, तो दिस इज नॉट इवन वॉलंटरी इन नेचर, राइट। तो इसीलिए आपको जो है पनिशमेंट तो मिलेगी। तो हियर इनकम टैक्स एक्ट में रिमेंबर सेक्शन 271 की 56 इनकम टैक्स एक्ट जो कि बोलता है कि पेनल्टी मिलती है इफ यू ट्राई टू कवर अप योर इनकम, अगर आप इनकम में कुछ भी मैनिपुलेशन करते हो। फर्दर कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा अंडर दिस एक्ट, तो दिस इज ऑल्सो सेड अंडर दिस सेक्शन। बस इतना ही था ऑन वाइट कॉलर क्राइम्स, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना सा करके चले जाना। वन शॉट वीडियो है, तो एक बार 2x पे मे बी इफ यू फील लाइक वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, तो 2x स्पीड करके यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन बिफोर योर एग्जाम टू रिवाइज एवरीथिंग। एंड इन जनरल अगर वीडियो आप इससे नहीं देखना है तो इंश्योर कि आप नोट्स बना लो साइड बाय साइड, तो एग्जाम के पहले 2 पेज में आपका सारा व्हाइट कॉलर क्राइम का मटेरियल आपके साथ होगा, एंड दैट यू कैन रिवाइज इन अराउंड 15 minutes। एनीथिंग एल्स दैट यू नीड फ्रॉम आवर एंड वो आप कमेंट कर देना, बिकॉज वी डू लुक एट द कमेंट्स, और ये वीडियो इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ वॉचिंग दोज कमेंट्स वेर इन यू डिमांडेड कंटिन्यूसली कि व्हाइट कॉलर क्राइम पे एक वीडियो चाहिए, तो कुछ और भी चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो then definitely like this video and don't forget to subscribe to our channel.